सभी का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूँ। एंड आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं Diksha_2107। फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली हमारा एक करंट अफेयर्स का नया कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इनका PDF मटेरियल भी डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब मन चाहे वीडियो के साथ साथ अपने PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। आज का एक क्लास 10th का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसमें हम डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस हैं ये यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो चैलेंज क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए हमें डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेसी में ऑल्दो डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट एज अ डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम डेमोक्रेसी ले आए तो हमारे सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए, नहीं, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली देखिए ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को हम चैलेंज बोलते हैं जिन डिफ़िकल्टीज़ को हम ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। एंड ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं विच हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक रे ऑफ होप रहती है कि नहीं हम इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी डिफ़िकल्टी को हम चैलेंज बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम चैलेंज को ओवरकम कर जाते हैं तो हम एक लेवल हाई पहुंच जाते हैं, यानी कि एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस है। तो बेसिकली 3 चैलेंजेस डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। अगर आप बात करें प्रेजेंटली तो हमारे वर्ल्ड में 1/4 एटलीस्ट कंट्रीज़ है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर है। तो बेसिकली ऐसे जो कंट्रीज़ हैं ये फाउंडेशनल चैलेंज फेस कर रही हैं, यानी कि ये इनका जो फाउंडेशन है अभी तक वही नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो बेसिकली इनका चैलेंज है मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो अगर इनको डेमोक्रेसी के टूवर्ड्स ट्रांजिशन करना है तो इनको क्या क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका जो रेजिम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मिलिट्री जो है उसको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ सॉवरेन और फंक्शनल स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। देन ये फर्स्ट हमारा जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी हमारे पास है। सेकंड चैलेंज की बात करें तो सेकंड चैलेंज होता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का चैलेंज अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो ऐसी कंट्रीज़ में ऑलरेडी डेमोक्रेसी होती है बट ऐसी कंट्रीज़ में एक्सपेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम अपने डेमोक्रेसी को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, जब आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के, अगर वो बेसिक प्रिंसिपल्स आप अपने हर एक लेवल्स में एग्जीक्यूट करें तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में देखिए ये एक्सपेंशन की जो प्रॉब्लम है ये इंडिया में भी है, ये US में भी है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे फेडरल फीचर्स है, हमारा डेमोक्रेसी का फेडरल फीचर क्या है कि एक नेशनल लेवल में गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट लेवल में गवर्नमेंट होती है। तो जब आप इसको फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग अ चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं फिर भी हमने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है जब हमने क्या किया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया था। हमने काफ़ी सारा जो हमारी डेमोक्रेटिक वो पॉलिटिक्स है, बहुत सारी पावर्स है, वो और लोकल लेवल पे दी थी जब हमने पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत करी थी। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड द डिसेंट्रलाइजेशन समवेयर हमने एक्सपेंशन थोड़ा बहुत करा है डेमोक्रेसी में। थर्ड चैलेंज जो आता है वो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी कंट्री जहाँ पर ट्रांजिशन हो चुका है, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो चुका है बट डीप डाउन उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर डेमोक्रेसी डीप हो गई है। इसका मतलब होता है जब आप डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो। इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम अपने इंडिया में जुडिशरी की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो जब बेसिकली अब ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है इनको और ज़्यादा डेमोक्रेटिकली अगर नॉन इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट का, यानी कि जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, जो पावरफुल लोग हैं उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में रोल होता है, इंटरफेरेंस होता है। जब ये होना कहीं ना कहीं बंद हो जाए और लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तब हम बोलते हैं कि
इट हैज़ लेड टू डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की ये 3 हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, बट ये तीनों चैलेंजेस में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर एक चैलेंजेस की कहीं ना कहीं हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल एरेना में। तो जब हम बात करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ प्रपोजल्स रखते हैं डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब देखिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर एक कंट्री के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से कोई पर्टिकुलर प्रपोजल ऐसा नहीं है कि हम देंगे जो कि हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर एक जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक जनरल ओवरव्यू नहीं दे सकते, जनरल सजेशन नहीं दे सकते टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। तो हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कंट्री टू कंट्री में प्रॉब्लम जो है उसके बेसिस में दे सकते हैं। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दे सकते हैं बिकॉज वी आर अवेयर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया दैट वी आर फेसिंग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिफॉर्म्स हम सजेस्ट कर रहे हैं ये मे बी यूएस में एप्लीकेबल हो, मे बी ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश में हो, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, तो हम बोलेंगे कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिफेक्शन पढ़ा था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में आया था बिकॉज इंडिया में वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। तो ये सारे कुछ बातें हैं। अब हम देखते देखिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें पॉलिटिक्स कैसे रिफॉर्म करें। हम कोई लीगल वे से पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई ना लॉस लेके आ जाते हैं जिसकी वजह से ना जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती है उसको हम बैन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर आप कोई ऐसा लॉ लेके आओगे दैट इज़ बैनिंग समथिंग, तो वो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि एट द एंड जो लॉज है वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही हैं तो दे विल फाइंड अ वे टू चीट, ये हमने पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे मैकेनिज्म है, हमारी गवर्नमेंट है या हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर पाएगी, तो ये उल्टा पड़ जाएगा। तो हमने याद है पढ़ा था अपने लेक्चर में कि 2 हमारे पास वेज होते हैं जिसको ना प्रॉपर वे हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वे था और एक इनडायरेक्ट वे था। तो देखिए डायरेक्ट वे में किस किस का रोल होता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पार्टीज का रोल होता है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी में घुस के, पॉलिटिकल एरेना में घुस के रिफॉर्म्स लेके आते हैं। देन देयर वर इनडायरेक्ट वेज। इनडायरेक्ट वेज था जैसे मूवमेंट्स होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ये पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स जो होते हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस सिटीजन्स है वो क्या करेंगे, वो ऐसी गवर्नमेंट को नेक्स्ट टाइम चूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिव है, जो ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके लाने की बात करती है। तो अगर आप सोचिए जो सिटीजन्स ही ज़्यादा अवेयर नहीं है कि उनकी सरकार कैसी है, उनकी सरकार क्या कर रही है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो इससे हमारी सोसाइटी में क्या होगा, सिटीजन्स ही कॉन्शियस नहीं है तो कभी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ ही नहीं पाएंगे। तो इनडायरेक्ट रिफॉर्म्स के लिए वी नीड मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। तो ये 2 जो वेज होते हैं ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक वेज होते हैं टू ब्रिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो एनी लीगल चैलेंज मस्ट केयरफुली लुक एट व्हाट रिजल्ट्स इट विल हैव ऑन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम जब भी कोई भी रिफॉर्म लेके आते हैं तो वो रिफॉर्म में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, हमें देखना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट जो हम लेके आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, हम पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, इसका रिज़ल्ट पॉलिटिक्स में क्या होगा, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। ऐसा तो नहीं है कि इसके वजह से हमारा जो पॉलिटिक्स है उस पर काउंटर प्रोडक्टिव कुछ हो जाए। तो ये जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको पंचायत के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, ऐसे बहुत सारी जगह है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिनाइल ऑफ डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी टू मैनी पुअर एंड विमेन। क्योंकि देखिए विमेन ज़्यादा इन चीज़ों को फेस करती हैं एंड जो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी के, वो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस लॉ की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू कम इन अ पब्लिक अरेना और पॉलिटिकल एरेना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लॉज जो कि
किसी चीज़ को बैन करने का ट्राई करते हैं वो इतने ज़्यादा पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वहीं अगर हम लॉज की बात करें, ऐसे लॉज जो कि लोगों को ज़्यादा एम्पावर करते हैं, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी लाइफ में ग्रूम करने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, तो ऐसे जो रिफॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में जो आया वो कहीं ना कहीं उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लोग अपनी पॉलिसीज़ एंड हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हुए। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का इट शुड ऑलवेज ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल practice, therefore the main focus of political reform should be on ways to strengthen political practice। तो हम कोई भी अगर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं तो हमने पहले पढ़ा कि क्या होना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है पॉलिटिक्स में, हमें ये देखना चाहिए। सेकंड, हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स से हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम ऐसे रिफॉर्म्स से अगर अपनी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को वीक कर देते हैं तो वो कभी भी रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं बोले जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हमेशा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करने चाहिए। एंड थर्ड, हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आ रहे हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको वो रिफॉर्म को हमने एक सल्यूशन दिया कि ये सल्यूशन है एंड इससे हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहिए। तो हमें जब भी हम कोई सल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस सल्यूशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में देना चाहिए कि उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उसके बाद हमने ध्यान में दिया कि अगर हम इस एक्ट को लेके आते हैं तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, हमने इसके सारे प्रोसीजर्स का ध्यान में दिया। तो जब हम सारे प्रोसीजर्स को एक्चुअली एनालाइज करते हैं उसके बाद हमें कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।